वेलकम व्यूअर्स। हम पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइटल पर। अब हम इस वीडियो में उसी टॉपिक के अगले फेज़ में हम चलेंगे और हम डिस्कशन करेंगे उसके ओरिजिन से रिलेटेड हाइपोथेसिस के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन के लिए भी जो हिस्टोरियंस हैं उनके बीच में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। कोई एक आम राय नहीं बन सकी है। अब तक रिसर्च जारी है, तो इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन को छोड़कर इतिहासकारों ने अपना अपना जो उनके थॉट्स थे या उनकी आइडियोलॉजीज़ थी, उनकी हाइपोथेसिस थी, उन्होंने वो प्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास जो प्रश्न बनता है वो इन हाइपोथेसिस से कभी कभी बन जाता है। तो हमें ये हाइपोथेसिस कौन सी हैं, किसने दी है, क्या उसका मतलब है, वो हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। चाहे वो एमसीक्यूज़ में हो या डिस्क्रिप्टिव में हो, हम उसके बारे में आंसर दे सकते हैं। तो हाइपोथेसिस जो सिंधु सभ्यता के संबंध में दी गई हैं, बड़े आश्चर्य के विषय हैं। आई एम वेरी एस्टोनिश्ड टू नो दैट आज भी इसके बारे में कोई एक आम राय नहीं बन पाई है। और हमने इसके बारे में आम राय पर कई बार कोशिश की सोचने के लिए, कई बार हम लोगों ने इसे एनालाइज़ किया। तो ज़्यादातर जब डिस्कशन में जो बात सामने निकल के आई वो ये निकल के आई कि क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन एकाएक हमारे सामने जो अपीयर होती है वो अपने डेवलप्ड फेज़ में होती है। लेकिन कैसे एकदम से ये डेवलप्ड फेज़ में हमारे सामने अपीयर हो गई, तो इसके जो रिलेशन है, जो इसके कनेक्शन है, ओरिजिन है, वो कहीं ना कहीं तो शुरुआत से रहे होंगे। तो इसके बारे में कई कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं और हिस्टोरियंस ने अपनी अपनी हाइपोथेसिस देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन हिस्टोरियंस की जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया या सुमेरियन कल्चर से रिलेटेड बताया, उसका एक्सपेंशन यहाँ बताया। उन इतिहासकारों में सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, सर मार्टिमर व्हीलर जैसे कुछ हिस्टोरियंस हैं। इन्होंने हमें बताया, इन एंटिक्वरी के आधार पे ये कहा गया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन है वो मेसोपोटामिया, जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इराक में एक जगह है उसके नाम से जानी जाती है, वहाँ सुमेरियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड थी और वो सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी थी। उस सुमेरियन सिविलाइजेशन को इसका बेस बताया या इसके रूट हमने वहाँ खोजने की कोशिश की इन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सुमेरियन सभ्यता हड़प्पा से प्राचीन थी, एंशिएंट थी, इस बेस पे ये कहा जा सकता था। और कुछ समानताएं भी, सिमिलैरिटीज़ भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। जैसे सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे तो दोनों ही अर्बनाइज्ड या कॉलोनाइज्ड डेवलप्ड कॉलोनीज़ थी, यानी कि विकसित नगरीय संस्कृतियाँ थीं। दूसरी समानता थी कि दोनों में कांसे या ब्रॉन्ज़ का बहुत भारी मात्रा में यूज़ किया जाता था। और जो वहाँ से आर्टिफैक्ट्स मिले हैं या जो बिलोंगिंग्स मिली हैं या सील्स मिली हैं, मैक्सिमम वो कांसे या ब्रॉन्ज़ की मिलती हैं। तीसरी बात जो सिमिलरिटीज़ में आती है वो आती है दोनों की यहाँ पर जो चीज़ें हैं या जो निर्माण सामग्री है, यानी भवन है, रहने के रिहायशी इलाके हैं, वो कच्ची और पक्की ईंटों के बने होते थे। यानी कि जो ब्रिक्स हैं, कुछ एडोब ब्रिक्स के भी थे और कुछ पक्की ब्रिक्स के भी थे। तो ये दोनों ही जगह ये चीज़ देखी गई। साथ ही साथ कांसे के साथ पत्थर का जो यूज़ है औजारों का, आर्टिफैक्ट्स का, वो भी मिलता है। दोनों में ये भी समानता है। इसके बाद दोनों अपने जो पॉटर्स थे वो चाक पे बनाते थे, यानी पॉटर व्हील पे बनाते थे, तो ज़्यादा अच्छे होते थे, एडवांस्ड थे।
इसके बाद दोनों को अपने फॉन्ट्स या अल्फ़ाबेट्स या स्क्रिप्ट्स की नॉलेज थी, यानी उन्हें लिखना आता था। तो ये जो दोनों में कुछ समानताएं मिलती हैं, इसके बेस पर सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर ने कहा कि ये जो है ये सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ बढ़ी है और ये वहीं से निकल के आई है। लेकिन उसके बाद कुछ हिस्टोरियंस ने इनके अगेंस्ट में कुछ अपने हाइपोथेसिस दी और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि जो समानताएं हैं दोनों में मिलती हैं, तो उसके विपरीत भी कुछ चीज़ें हैं कि इन दोनों सभ्यताओं को अगर हम कहते हैं कि लिपि का ज्ञान था, तो लिपि के यानी कि स्क्रिप्ट का ज्ञान था, लिखने वाली स्क्रिप्ट जो होती है उसका ज्ञान था, तो सुमेरियन जो स्क्रिप्ट है उसमें लगभग 900 अल्फ़ाबेट्स मिले हैं, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट मिले हैं उनमें लगभग 400 लेटर्स या फॉन्ट्स या स्क्रिप्ट्स हमें मिलते हैं। तो ये एक अंतर देखने को मिला। दूसरा कि जो बर्तन या सील्स या पॉटर्स या सील्स हमें मिलते हैं दोनों जगह, उनमें कुछ अंतर है, उनकी बनावट में भी कुछ अंतर है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस इनके बीच में यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो जो हाइपोथेसिस देने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये सुमेरियन कल्चर या सिविलाइजेशन का एक कॉलोनी रही हो, तो इस बेस पर उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस देने की कोशिश की। अब यहाँ पर दूसरा एक और हाइपोथेसिस आती है, एक और थॉट है, वो कुछ इंडियन हिस्टोरियंस का है जिन्होंने कहा है कि ये जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आर्यों ने ही बनाई है। और उन्होंने कहा कि आर्य ही इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के निर्माता थे और बाद में वो आगे बढ़ गए। और इस बात को कहने वाले प्रोफेसर टी.एच. रामचंद्रन हैं और इनके साथ के.एन. शास्त्री हैं, इसके अलावा पुसालकर हैं और एस.आर. राव नाम के इतिहासकार हैं। इन लोगों ने ये बात कही। अब इन्होंने ये बात क्यों कही? इन्होंने कहा कि साहब, ये जो आर्यंस थे ये यहीं के निवासी थे और इन्होंने ही बनाई होगी और उसी बेस पर ये आगे बढ़ी। तो इस बात को स्वीकार कर लेना अच्छा नहीं प्रतीत होता, ऑथेंटिक नहीं लगता है, क्योंकि उसके पीछे इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए। सबसे पहली बात तो ये थी कि जो आर्य कल्चर है वो टोटल ग्रामीण है, रूरल है। वहाँ पर वो लोग पशुचारण यानी कि पास्टोरल और खेती पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, और घास फूस और सरकंडों के बने झोपड़ों में रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन के लोग सीधे खेती करने लगे और पशु पालने लगे और झोपड़ियों में रहने लगे? तो ये तो संभव नहीं है। तो इस बात से पहली बात यहाँ खारिज हो जाती है उनका मत। दूसरा मत ये कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कांसे और तांबे और पत्थरों के औजार का यूज़ करते थे। तो आर्यंस के बारे में अगर हम देखेंगे तो आर्य कांसे और पत्थर का यूज़ तो करते थे, उसके साथ वो एक और नए मेटल का यूज़ करते थे जो रेवोल्यूशनरी था, वो था आयरन। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयरन से बिल्कुल परिचित थे ही नहीं। कृष्ण अयस नाम का जो ऋग्वेद में एक अयस के बारे में वर्णन मिलता है, संभवतः वो कांसा रहा होगा या तांबा रहा होगा, लेकिन कृष्ण अयस उसे कहा जाता था, काला अयस। खैर, तो ये दो बातें यहाँ पर सामने आई, इनसे ये पता लगता है कि नहीं, आर्यंस यहाँ पर इस सिविलाइजेशन के निर्माता नहीं रहे होंगे। तीसरी जो इनके अगेंस्ट में जो बात आती है या जो फैक्ट आता है वो ये आता है कि आर्य लोग जो उनके मुख्य देवता थे, गॉड थे, वो थे इंद्र और वरुण, और वो उनको ही अपना प्रिय देवता मानते थे और सर्वोच्च देवता वो मानते थे उन्हें। जैसा कि आप ऋग्वेद में और अन्य ग्रंथों में आप देखेंगे, बाद में उस पर हम डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। और वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, उनके यहाँ रिचुअल्स होते थे
और रिचुअल्स में वो लोग यज्ञ करते थे, सेक्रीफाइस होते थे। और जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में अगर हम देखें तो वो मूर्ति पूजा करते थे। माता देवी की मूर्ति, गॉडेस की मूर्ति हमें यहाँ आइडल मिलते हैं, और पशुपति की मूर्ति हमें मिलती है, उनकी पूजा के हमें ऐसे अवशेष मिल सकते हैं। तो इससे दोनों में एक मतभेद दिखाई देता है। दूसरी बात कि ये लोग, इन्होंने कहीं मूर्ति पूजा को उल्लेख नहीं किया, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिंग पूजा भी करते थे, यानी पैनिस वर्शिप करते थे, जबकि आर्यंस ने ऐसा नहीं किया कभी। फिर आर्यंस की जो होली पेट एनिमल थी वो थी गाय, और उसे उन्होंने अगन्या लिखा। अगन्या मतलब ना मारने योग्य, मतलब वो उसे चाहते थे कि इसको ना मारा जाए। उसके पीछे क्या इकोनॉमिक या कॉमर्शियल कारण है वो भी हम डिस्कशन करेंगे बाद में, क्यों उन्होंने ऐसा कहा था। जबकि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के लोगों का या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो सबसे होली जानवर था, पशु था, वो था बुल, वृषभ, एक श्रृंगी वृषभ। बहुत सारे उनके सील्स पे हमें वो देखने को मिलता है ज़्यादातर। इसके अलावा गेंडा, भैंसा, हाथी भी हमें वो प्रिंट करते थे, मार्क करते थे। तो इस तरह से ये चीज़ें बिल्कुल बताती हैं कि आर्यंस इस सभ्यता के ओरिजिन नहीं निर्माता नहीं थे, क्रिएटर नहीं थे। इसके बाद बात आती है कि आर्यों को लिपि का तो कोई ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि उनका जितना भी एजुकेशन था वो स्रोत था, यानी कि वो याद करते थे, मौखिक था, वो लर्न करते थे चीज़ों को। अपने जो भी श्लोक वो बोलते थे वो लर्न कर लेते थे, मौखिक स्रोत साहित्य उन्हें कहा गया, बाद में लिखे गए वो उनको याद करा दिया जाता था, कंठस्थ करा दिया जाता था, और वो लोग लिख के नहीं रखते थे उन्हें। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें फॉन्ट या स्क्रिप्ट्स मिले हैं, 400 हमें सिंबॉलिक अक्षर कुछ मिले हैं। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्रिएटर है वो आर्यंस नहीं है। हालांकि कुछ विद्वानों ने ये दावा किया है कि कालीबंगा और लोथल से कुछ यज्ञ वेदियाँ या ऑल्टर मिले हैं, जिनके बेस पे ये कहा जा सकता है। लेकिन इस बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि आर्यंस ने ही इस सभ्यता को बनाया। वो ऑल्टर्स किसी और यूज़ के लिए भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ घोड़े की मूर्तियाँ मिली हैं। ऐसा कहा जाता है कि आर्यंस का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा, और सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष हमें नहीं मिलते। हाँ, सुदरकोटरा नाम की एक जगह से घोड़े के अस्थियाँ या उसकी हड्डियाँ, स्केलेटन हमें मिलता है, एक जगह से मिलता है बलूचिस्तान में, पीछे की तरफ है वो, वेस्टर्न एरियाज़ में। और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मूर्ति ज़रूर मिलती है, लोथल से भी हमें घोड़े की कुछ मूर्तियाँ मिल जाती हैं। तो इससे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो आर्यंस का ही फेज़ रहा हो, इसलिए इस बात को कई इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा ऋग्वेद में उनका कहना है कि ऋग्वेद के अंदर पुर नाम का एक शब्द आया है। पुर का मतलब था दुर्ग, यानी पुराम्भेत्ता। इंद्र को पुराम्भेत्ता कहा गया, पुरंदर कहा गया। पुरंदर मतलब दुर्गों को तोड़ने वाला। तो इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि उन्होंने बनाया, यानी कि इंद्र जो देवता हैं उन्होंने दुर्गों को तोड़ने की बात की है। तो उस पर हम डिस्कशन बाद में करेंगे। फिर ये बात साफ हो गई कि आर्यंस इंडस वैली सिविलाइजेशन को बनाने वाले या क्रिएटर नहीं है। अब ये बात आ जाती है, फिर आता है कि जीवाश्मों के बेस पर, यानी फॉसिल्स के बेस पर ये पता लगाया जाए कि कौन कौन से ऐसे मानव प्रजातियां थीं, रेशेस थीं, जो वहाँ उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहती थीं। तो जो हमें फॉसिल्स मिले हैं या जो स्केलेटन्स हमें मिले हैं, उनके बेस पे हमें 4 स्पेसिफिक रेशेस के बारे में जानकारी मिली। एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, जिन्हें काकेशियन कहते हैं। सेकंड मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय। तीसरा मंगोलाइट, और चौथा अल्पाइन। तो ये 4 तरह की कुछ स्केलेटन हमें मिले हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम। और अधिकांश जो हमें स्केलेटन मिले हैं या आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उसके एविडेंसेस जो हमें मिले वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं।
और जो मोहनजोदड़ो से हमें अधिकांश स्केलेटन्स मिले वो भूमध्य सागरीय थे, लगभग द्रविडियंस की तरह ये होते हैं, छोटे कद के, काले मोटे से। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो सिंधु सभ्यता के जो निवासी हैं वो कई इतिहासकारों ने द्रविडियंस को मानने की कोशिश की है कि द्रविडियंस रहे होंगे, हो सकता है, उनकी हाइपोथेसिस है। लेकिन उन जनजातियों से इनका बैलेंस बिठाने की कोशिश की गई। उसके लिए एक सुनीति कुमार चटर्जी नाम के एक भाषा विज्ञानी या लिंग्विस्टिक्स थे, उन्होंने इस भाषा विज्ञान के आधार पर जो ऋग्वेद में दास दस्यु शब्द का उल्लेख आया है, उन्होंने कहा है कि ये दास और दस्यु शब्द इन्हीं द्रविडियंस या मेडिटेरियंस के लिए यूज़ किया गया था। इसलिए ये जो द्रविड़ भाषी लोग थे वही इंडस वैली सिविलाइजेशन के निर्माता थे। तो एक तो ये हाइपोथेसिस सामने आती है। फिर स्टुअर्ट पिगट, ऑल्शिन, फायर सर्विस, J.F. डेल्स जैसे कुछ विद्वान इतिहासकारों ने ये बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण है वो हो सकता है कि जो कैलकुलेटिक एज के जो लोग रहे हों उन्होंने किया हो, क्योंकि कैलकुलेटिक एज के साथ साथ ये पैरेलल में चलती दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ब्रॉन्ज के साथ पत्थर के जो बर्तन हैं, पत्थर के औजार हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, वो मिलते हैं। तो एक बात ये हो सकती है कि भाई हो सकता है कि जो कैलकुलेटिक एज में जो लोग रहे होंगे उन्हीं ने इसको आगे बढ़ाया होगा। जो भी हो, ये भी एक हाइपोथेसिस है। और इसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि जितनी भी हाइपोथेसिस हमारे सामने आई हैं उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ओरिजिन है और उसके निर्माता हैं उनके बारे में अभी इतिहासकारों में कोई मतैक्य नहीं है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो पहली बार ब्रॉड वे में हमारे सामने एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन, ये सब कुछ हमारे सामने लेके आती है। और एक ऐसी अर्बनाइज का जगह जो 18th सेंचुरी में जब ये खोजी गई उस समय में पूरे विश्व में वो जो टाउन प्लानिंग थी वो कहीं देखने को नहीं मिल रही थी। और इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में हम देखेंगे कि कृषि भी हो रही है, पशुचारण भी हो रहा है और एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, ट्रेड भी हो रहा है, कॉमर्स भी हो रहा है। तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को मिक्स्ड सिविलाइजेशन कहना अधिक उचित होगा। तो ये ऑथेंटिक दिखता है कि इसको हम मिश्रित सभ्यता कहें। अब हम अगले लेक्चर में आपसे इन सभी जो सभ्यताएं हमने अभी डिस्कशन किया, इंट्रोडक्शन दिया, ये कहाँ कहाँ हैं और हम उनके मुख्य जो कॉलोनीज़ हैं और जो सिटीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि क्या इनका प्लानिंग थी, इनका कल्चर क्या था, उन सब चीज़ों को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारा लेक्चर पसंद आया हो, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नीचे रेड कलर का एक आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप प्रेस कर दें तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जब भी हम हिस्ट्री से रिलेटेड या जो भी टॉपिक्स हम करते हैं उन पे वीडियो बनाते हैं तो आप तक वो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देख पाएँ जल्दी से जल्दी और उसका आप फ़ायदा ले सकें। यही हमारी कामना है, शुभकामना है आप कि हमारे वीडियोस को देखें और आपको ये कैसे लगते हैं हमें कमेंट ज़रूर करें। तो हम उम्मीद करते हैं आगे हम आपसे अगले लेक्चर में जो नगर नियोजन है यानी टाउन प्लानिंग है और कौन कौन से शहर हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स अ लॉट।